हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने वाउचीरिया स्टार्ट किया था। तो जो वाउचीरिया होता है वो फैमिली ज़ैंथोफाइसी का मेंबर होता है। ठीक है, वाउचीरिया को वुचेरिया भी कहते हैं। अब देखो, वाउचीरिया में हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की, तो हमने पढ़ लिया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो बच रहा था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, तो इसमें जो लैंगिक जनन होता है वो एडवांस्ड ऊगेमस टाइप का होता है। एडवांस्ड ऊगेमस मीन्स इसमें दो प्रकार के गैमेट्स फ्यूज होंगे और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। तो एडवांस्ड ऊगेमस मीन्स प्रागत विषम युग्मकी प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन होता है। मीन्स इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिन्हें हम नर व मादा जननांग कहते हैं, वो दोनों बनेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया कहलाएंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊगोनिया कहलाएंगे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जननांग एंथ्रीडिया कहलाता है और मादा जननांग आर्कीगोनियम या ऊगोनियम कहलाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एंथ्रीडिया का। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। तो देखो, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट और एंथ्रोजॉइड्स की स्ट्रक्चर या संरचना, इस हेडिंग में आएगा डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। तो देखो, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट या एंथ्रीडियम का विकास एवं एंथ्रोजॉइड्स की संरचना। एंथ्रोजॉइड्स यहाँ पे क्या है? नर युग्मक मेल गैमेट्स को यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स कह रहे हैं। और इन एंथ्रोजॉइड्स या नर युग्मकों का निर्माण जिस स्ट्रक्चर में हो रहा है तो उसे एंथ्रीडियम या बीजाणुधानी यहाँ पे हम कहेंगे। अब देखो, जो मैंने कल एल्गी का डायग्राम बनाया था वाउचीरिया का, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो वाउचीरिया होता है इसकी मुख्य प्लांट बॉडी जो होती है ना, वो नलिकाकार होती है, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दी थी। और उनका जो बेसल पार्ट या आधारीय भाग होता है वो होल्ड फास्ट या फिर राइजोइड्स मूलाभासों के द्वारा चिपका रहता है। तो इसमें जो एंथ्रीडियम का विकास होता है वो एंथ्रीडियम का विकास वाउचीरिया के मुख्य तंतु या मेन फिलामेंट के द्वारा होता है। इस वक्त क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम का जो मुख्य तंतु होता है वहाँ से साइटोप्लाज्म ऊपर की ओर खिसकने लगता है या शीर्ष भाग की तरफ एकत्रित होने लगता है। तो जो मुख्य प्लांट बॉडी जो होती है वाउचीरिया की, तो उसमें जो उपस्थित साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म शीर्ष भाग की तरफ या एपिकल पोर्शन की तरफ, टर्मिनल जिसे हम कह सकते हैं, तो शीर्ष भाग की तरफ या टर्मिनल पोर्शन की तरफ ऊपर एकत्रित होने लगता है। और ऐसे करके धीरे धीरे सारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो ऊपर की तरफ या टर्मिनल पोर्शन की तरफ एकत्रित हो जाता है। फिर उस कंडीशन में क्या होता है वो देखो, जब धीरे धीरे वहाँ पे एकत्रित होगा साइटोप्लाज्म तो वो संरचना नलिकाकार हो जाती है। फिर जब वो संरचना नलिकाकार ऐसे हो जाती है, ठीक है, कंसिडर करो कि ये कोई
मेन फिलामेंट है वाउचीरिया का। अब यहाँ से एक उभार बनना शुरू होगा, तो जो ये मुख्य तंतु है वहाँ से एक यूँ उभार बनना शुरू होगा, यूँ समझ लो, ठीक है। तो यूँ उभार बनना शुरू होगा और ये उभार ऊपर की ओर या एपिकल या टर्मिनल या शीर्ष भाग की तरफ वृद्धि करने लगता है और उसमें साइटोप्लाज्म एकत्रित होने लग जाता है और वो जो संरचना होती है वो नलिकाकार हो जाती है। फिर क्या होता है कि संरचना की नलिकाकार होने के बाद में जहाँ पे उस नलिकाकार संरचना में जो साइटोप्लाज्म एकत्रित होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट या बहुकेंद्रकी हो जाता है और बहुकेंद्र के होने के साथ साथ उसमें क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होते हैं। और अब क्या होता है कि जैसे जैसे उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तब क्या होता है कि जो उसमें मुक्त केंद्रक थे, कई सारे बहुकेंद्र की जो अवस्था थी या उसमें जो कई सारे न्यूक्लियस थे, वो अपने चारों ओर साइटोप्लाज्म को एकत्रित कर लेते हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या खंड बना लेते हैं। देखो, ये उसका मुख्य पादप शरीर बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये इसके राइजोइड्स वाले भाग हो गए। अब देखो, इसके एक उभार के नुमा एक संरचना बनेगी इस पे और उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म एकत्रित होगा। ये उभार ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और नलिकाकार हो जाता है और इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होंगे, क्रोमेटोफोर्स होंगे। अब क्या होगा कि जो ये नलिकाकार संरचना होती है, इसके अंदर जो प्रत्येक केंद्रक होता है, प्रत्येक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और छोटे छोटे खंड बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे साइटोप्लाज्म एकत्रित होकर छोटे छोटे खंड या फ्रेगमेंट्स का निर्माण हो जाता है और जो प्रत्येक खंड होता है उसके बाहर फ्लैजिला का विकास हो जाता है या फ्लैजिला उत्पन्न हो जाती है और इस तरह से ये एंथ्रोजोइड्स कशाभिका युक्त बन जाते हैं। अब मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो देखो, ये जो एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, इन एंथ्रोजोइड्स की संरचना गोलाकार या अंडाकार, क्लब शेप या फिर नाशपाती के आकार की ये संरचना होती है। क्या एंथ्रोजोइड की जो संरचना होती है वो अंडाकार, गोलाकार या नाशपाती के आकार की हो सकती है, या दूसरी टर्म्स में बोलो तो क्लब शेप हो सकती है या ओव्यूलर हो सकती है। फिर क्या होता है कि इनमें प्रत्येक एंथ्रोजोइड में एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है और उनकी पार्श्व सतह पे दो फ्लैजिला उपस्थित होती है। ये जो फ्लैजिला उनकी लेटरल साइड्स या पार्श्वीय सतह पे उपस्थित होती है, इनकी संख्या 2 होती है और इनकी जो साइज होती है वो इक्वल नहीं होती है, मीन्स असमान संरचना की 2 फ्लैजिला इन पे उपस्थित होती है और ये एक केंद्र की गोलाकार या नाशपाती के आकार की संरचना होती है, जिसका विकास कैसे हुआ था वो मैंने बता दिया कि इसमें प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म एकत्रित होकर छोटे छोटे खंड बन जाते हैं और प्रत्येक खंड एंथ्रोजोइड में रूपांतरित हो जाता है, उनके चारों ओर फ्लैजिला का विकास हो जाता है और जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म जो होता है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वो संपूर्ण साइटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है, ठीक है। बचा हुआ साइटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है इस तरह से। अब देखो, ये तो हो गई एंथ्रीडियम की संरचना और एंथ्रीडियम का विकास और एंथ्रोजोइड्स की संरचना। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई अपने नर जननांग की मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात। अब हम बात करेंगे मादा जननांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात। डेवलपमेंट ऑफ oogonia and structure of oogonia। इसमें ओवरऑल हमारी बात हो गई कि क्या रह गया था वो चीज़ देखो। एंथ्रीडियम की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, अंडाकार या गोलाकार,
या फिर क्लब शेप या नाशपाती के आकार की होती है, जिसमें छोटे छोटे एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं जिनके पार्श्वीय सतह पर 2 असमान फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। और ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस व क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है, जिनका डेवलपमेंट मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बात करती हूँ डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम की। ऊगोनियम को मादा जननांग या मादा लैंगिक संरचना भी हम कह सकते हैं। इसका विकास भी सेम उसी तरह से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है वो मैं बताती हूँ कि जो वाउचीरिया का मुख्य फिलामेंट होता है या मुख्य शैवाल तंतु, तो वाउचीरिया का जो मुख्य फिलामेंट होता है उस फिलामेंट से एक उभारनुमा संरचना का विकास होता है। उभारनुमा संरचना को हम प्रोट्यूबरेंस भी कह सकते हैं। तो इस उभारनुमा संरचना का विकास होता है और उसमें उभारनुमा संरचना का विकास होता है और उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म एकत्रित होता है। अब जो इसमें साइटोप्लाज्म एकत्रित होता है उसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और इसमें जो कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं उन न्यूक्लियस में से सिर्फ एक न्यूक्लियस ही शेष रहता है, बाकी के सारे न्यूक्लियस खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम एंथ्रीडियम का विकास पढ़ रहे थे, एंथ्रीडियम के विकास में हम एंथ्रोजोइड्स का विकास पढ़ रहे थे, तब हमने ये पढ़ा था कि उसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं, और प्रत्येक केंद्रक अपने चारों ओर साइटोप्लाज्म को एकत्रित करके एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है या छोटे छोटे खंडों का या फ्रेगमेंट्स का निर्माण करता है। ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये एंथ्रोजोइड्स में रूपांतरित हो जाते हैं और फ्लैजिला बन जाती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि उसमें सेम वही प्रोट्यूबरेंस बनेगी, मीन्स वही उभार युक्त संरचना बनेगी, और उस उभार युक्त संरचना में साइटोप्लाज्म एकत्रित हो जाता है। इस साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, मीन्स ये कंडीशन कैसी हो गई, ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है ये साइटोप्लाज्म। इसमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, कई सारे क्रोमेटोफोर्स पाए जाएंगे। उसके अलावा इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स एल्गी में क्या कार्य करता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स संचित भोजन के रूप में कार्य करता है। तो इसमें कई सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होंगी। इस तरह से ये एक संग्रही संरचना होती है। और इसमें जब इसमें एग का विकास होता है तब क्या होता है वो देखो, इसमें जो सारे न्यूक्लियस होते हैं वो सारे न्यूक्लियस नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस शेष रहता है। और फिर वो एक न्यूक्लियस शेष रहता है और धीरे धीरे उस ऊगोनिया के चारों ओर सेप्टा का निर्माण हो जाता है, जो उसको मुख्य फिलामेंट के साइटोप्लाज्म से पृथक रखने का कार्य करती है। अब देखो वो संरचना मैं आपको बता दूंगी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जब उसमें एक ही केंद्रक रह जाता है तो इसके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मत दिए कि क्या कारण हो सकता है कि एंथ्रोजोइड्स में तो एंथ्रीडियम में तो सारे जो केंद्रक थे वो एंथ्रोजोइड्स में रूपांतरित हो गए अपने चारों ओर साइटोप्लाज्म एकत्रित करके। क्या रीज़न है कि ऊगोनियम में सिर्फ एक ही एक्टिव न्यूक्लियस रहता है जो एग में रूपांतरित होता है। तो साइंटिस्ट ने अलग अलग मत दिए। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं या कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि सारे जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक एक साथ मिल के सिर्फ एक ही केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं, या फिर कारण हो सकता है कि जो बाकी एक केंद्रक के अलावा जो बाकी के केंद्रक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, या फिर ये कारण भी हो सकता है कि जब उसमें एग का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब सिर्फ एक ही न्यूक्लियस या एक ही केंद्रक वहाँ पे रह जाता है और बाकी का फिर से उस वाउचीरिया की जो साइटोप्लाज्म होता है तो उसमें सेप्टा के द्वारा, सेप्टा निर्माण से पहले वो बाहर आ जाते हैं, और सेप्टा जब बनता है या पट्ट जब बनता है तो अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस रह जाता है जो कि एग में चेंज हो जाता है। ये इसके रीजंस हो सकते हैं। तो मैं इसको दोनों की स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये जो
एग होता है वो एग कैसी संरचना होगी, ऑयल ड्रॉपलेट्स युक्त होगी, यूनिन्यूक्लिएट होगी मीन्स एक केंद्र की होगी, और तेल की, ऑयल ड्रॉपलेट्स मीन तेल की बूंदे। तो ये जो एग होगा वो यूनिन्यूक्लिएट होगा मीन्स एक केंद्र की होगा, उसके अलावा वो तेल की बूंदों युक्त होगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स युक्त होगा। यह भी या एंथ्रीडियम जो जैसे कि एंथ्रीडियम की संरचना थी वैसे ही इसकी संरचना होगी, किसकी, ऊगोनिया की। तो ऊगोनिया की संरचना भी गोलाकार या अंडाकार या नाशपाती के आकार की हो सकती है। ये भी सेम वैसे ही विकसित होती है, लेकिन इसमें अंतर क्या आ रहा है कि ये संचित संरचना होती है और इसमें सिर्फ एक ही एक्टिव न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। ये जो ऊगोनियम होती है जिसमें एग का या फिर की मादा युग्मक का विकास हो रहा होता है, इस एग पे एक चोंचनुमा संरचना पाई जाती है जिसे आर्किगोनिया बीक कहते हैं। ठीक है, तो उस पर एक चोंचनुमा संरचना पाई जाती है। वो चोंचनुमा संरचना क्यों पाई जाएगी, ताकि इन फ्यूचर अगर उससे किससे जब फर्टिलाइजेशन का या निषेचन का टाइम आएगा तब वो मेल गैमेट उससे आके फ्यूज़ हो सके, उससे संलयित हो सके, इसलिए वो वहाँ पे बीक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और बस अब मैं डायग्राम बना देती हूँ, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो ये जो मुख्य फिलामेंट पे या मुख्य वाउचीरिया की बॉडी पे जो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बनते हैं, तो ये ऐसे हो सकता है, मैं श्योर इसमें श्योरिटी नहीं है, ये ऐसे हो सकता है कि ये एंथ्रीडियम के पास में ही विकसित हो। ऐसे भी हो सकता है कि जो ऊगोनिया होती है वो एंथ्रीडियम के पास में भी विकसित हो सकती है और उससे दूर भी विकसित हो सकती है। ये जो एंथ्रीडियम होती है ये वृंत युक्त भी हो सकती है और वृंतहीन भी हो सकती है। तो ये जो इस पे यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये गोलाकार स्ट्रक्चर, तो ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो ये संरचना हो गई ऊगोनियम, जिसपे यहाँ पे ये मैं डार्क जोन बना रही हूँ, यहाँ पे सेप्टम का निर्माण हो गया। और सेप्टम क्यों बनता है, ताकि वो इस मुख्य शैवाल तंतु या एल्गल फिलामेंट से इस संरचना को पृथक कर सके, इसलिए ये सेप्टम का निर्माण होता है। और ये कैसी होती है, चोंचनुमा होती है। और जो इस पे जो एंथ्रीडियम बनता है वो ऐसे बनता है, ये एक वक्रित संरचना होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, तो ये एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो जो इसमें एंथ्रीडियम होता है वो एंथ्रीडियम इरेक्ट होता है, मीन्स ऊर्ध्व होता है, सीधा होता है, और उसके अलावा ये ऊपर की ओर से वक्रित संरचना होती है, जबकि जो ऊगोनियम होती है वो गोलाकार या अंडाकार हो सकती है। लेकिन इसमें जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो नाशपाती के आकार के या गोलाकार या अंडाकार हो सकते हैं, और उसकी पार्श्व सतह पे दो असमान कशाभिकाएं या फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से सेप्टम के द्वारा ये ऊगोनियम अलग रहती है, और इस पे ये जो चोंचनुमा संरचना होती है इसे ऊगोनियम बीक या चोंच भी कहते हैं, BEAK, बीक या चोंच भी कहते हैं, जिसपे मेल गैमेट्स आके जुड़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या निषेचन। फर्टिलाइजेशन को कहते हैं निषेचन, और निषेचन वह प्रक्रिया है या वह प्रोसेस है जिसके अंदर नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन होके डिप्लॉइड जाइगोट या द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। सो ये देखो फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के वक्त
ऊगोनिया के ऊपरी सिरे पे श्लेष्मीय पदार्थ का स्रवण होने लगता है। तो जो ऊगोनिया का ऊपरी सिरा होता है वहाँ पे श्लेष्मीय स्रवण होने लगता है। श्लेष्मीय म्यूसिलेजिनस सीक्रेशन या फिर श्लेष्मीय स्रवण होने लगता है। जब वहाँ पे श्लेष्मीय स्राव होगा तो जब तैरते हुए एंथ्रोजोइड्स या मेल गैमेट उसके पास में आएंगे तो वो जो श्लेष्मीय स्राव होता है उसके अंदर वो फंस जाते हैं, और फंस जाने के बाद में क्या होता है कि जो ऊगोनियम की चोंच नुमा संरचना होती है उस चोंच नुमा संरचना पे वो जाके संलयित हो जाते हैं। जब उनकी भित्ति, जैसे कि ये है यहाँ पे एंथ्रीडियम जिसमें एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है, और यहाँ पे ये उभार नुमा संरचना में विकसित हुई। ये क्या विकसित हो रही है? आर्किगोनियम या मैं कहूँ ऊगोनियम। अब क्या होता है वो देखो, ऐसे संरचनाओं का विकास होता है। तो ये हो गए आर्किगोनियम जिसे हम ऊगोनियम कहते हैं। ये एंथ्रीडियम और ये है इनके न्यूक्लियस या एग। अब देखो ये जो इसकी चोंचनुमा संरचना होती है, देखो ये इसका जो ऊपरी भाग होता है ये वाला, यहाँ से स्रवण होता है किसका? श्लेष्मीय पदार्थ का स्रवण होता है या म्यूसिलेजिनस सीक्रेशन होता है। तो यहाँ से जो एंथ्रोजोइड्स विकसित हो रहे होते हैं वो एंथ्रीडियम के फटने से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद में क्या होते हैं कि वो जो ये श्लेष्मीय स्राव होता है इसके अंदर वो एंथ्रोजोइड्स या नर युग्मक आके फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद में क्या होता है कि ये जो इसकी चोंचनुमा संरचना होती है जिसे ऊगोनियम बीक कहते हैं, यहाँ ये जाके जुड़ जाते हैं या एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। फिर क्या होता है, इनकी जो भित्ति होती है जहाँ से ये दोनों अटैच होते हैं, ये एंथ्रोजोइड है और ये ऊगोनियम है। तो ये इसकी बीक वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये अटैच होंगे तो ये जो वाली भित्ति होती ना ये गल जाती है, दोनों के बीच की भित्ति, और इस ऊगोनियम के अंदर इस एंथ्रोजोइड्स या नर युग्मक का प्रवेश या एंट्री हो जाती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है इसमें कि ये जो कंप्लीट संरचना होती है इसमें ये जो नर्क केंद्रक होता है या मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस होता है वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है और एग के न्यूक्लियस के समान ही अपना साइज बना लेता है। इन दोनों का अब फ्यूज़न हो चुका होता है जिससे कि एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे कहते हैं ऊस्पोर, ठीक है। अब इनके संलयन से ऊस्पोर का निर्माण होता है। अब जो ये ऊस्पोर बना है ना, इस ऊस्पोर जो कि एक डिप्लॉइड संरचना होती है जो पहले तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरी होती है, लेकिन धीरे धीरे इनमें क्लोरोफिल या हरित लवक धीरे धीरे इनमें हरित लवक जो एक पिगमेंट होता है, ठीक है, वर्णक होता है, तो धीरे धीरे इनमें हरित लवक खत्म होने लग जाता है या क्लोरोफिल कंटेंट खत्म होने लग जाता है और हिमेटोक्रोमेटिन बनने के कारण हिमेटोक्रोमेटिन बनने के कारण यह जो द्विगुणित संरचना होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, वो लाल कलर की हो जाती है। और ये लाल कलर की संरचना जब ऊगोनियम के फटने से बाहर की तरफ आती है तब क्या होता है कि इसमें से अंकुरण होता है और अंकुरण के द्वारा सबसे पहले तो राइजोइड्स का निर्माण होता है, मूलाभासों का निर्माण होता है और फिर एक कंप्लीट वाउचीरिया की बॉडी का निर्माण होता है। जैसे कि ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। अब जब इसका जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन के वक्त इसकी जो बाह्य भित्ति है वो तो
गल जाती है और ये यूस्पोर जल का अवशोषण करके फूल जाएगा, इसकी बाह्य जो भित्ति होती है वो गल जाती है और जो आंतरिक भित्ति होती है वो जर्मिनेट होकर सबसे पहले तो मूलाभासों का निर्माण करेगी और धीरे धीरे ये कंप्लीट वाउचीरिया में चेंज हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी की लाइफ साइकिल से कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।